Good morning, students. Today's class is arranged for class 8 and we are going to complete our last remaining topic, which is harvesting and storage, and the chapter's name is crop production and management. All the 7 steps regarding this crop production and management we have already completed, and only 2 steps are remaining, and that we will complete it today. The 6th step in the agricultural practice, which is harvesting. ठीक है, already the 5 steps we have already discussed very detailedly in the previous classes, and in today's class we are going to discuss about harvesting and storage. So what do you mean by harvesting? It is simply the cutting of crops after the crops get matured. जैसे ही क्रॉप्स मैच्योर्ड फॉर्म में आ जाते हैं एंड उसके बाद जब कटिंग होता है क्रॉप्स का, मे बी मैनुअली भी कट करते हैं एंड इवन मशीन्स के थ्रू भी कट करते हैं. तो ऐसे जैसे भी हम क्रॉप्स को, जो भी मैच्योर्ड क्रॉप्स हैं उसको हम कट करके स्टोर करने के लिए रखते हैं, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग. जैसे आप रीड कर सकते हो, दिस इज़ डायरेक्टली मैंने आपके टेक्स्ट में से निकाला है, क्योंकि योर टेक्स्ट यू हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि टेक्स्ट बुक में टू द पॉइंट सब कुछ दिया है एक्सप्लेनेशन के साथ. सो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड एज हार्वेस्टिंग. ठीक है, जो क्रॉप्स की कटिंग होता है आफ्टर मेच्योरेशन, ठीक है, क्रॉप्स के मैच्योर होने के बाद जब उसको कट किया जाता है, तब वो प्रोसेस को हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. ठीक है, या तो क्रॉप्स को हम अपरूट कर देते हैं, उसको उखाड़ के पूरा रूट्स के साथ बाहर निकालते हैं, पुल करते हैं, या तो क्लोज टू द ग्राउंड के क्लोज लेवल पर हम क्रॉप्स को कट करते हैं. ठीक है, इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू बिकम मेच्योर. मोस्टली क्रॉप्स को मेच्योर होने में 3 to 4 months लगते हैं. उसके बाद जाके ये प्रोसेस आता है हार्वेस्टिंग. ठीक है, ना हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ आइदर डन मैनुअली बाय सिकल मतलब ये आप जानते हो, ये सिकल के थ्रू मैनुअली भी हम कंडक्ट करते हैं हार्वेस्टिंग, या तो वी डू इट बाय मशीन ऑल्सो. ठीक है, जो मशीन के थ्रू करते हैं उसको हम मशीन के थ्रू करते हैं, उसको हम कंबाइन हार्वेस्टर भी कहते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, जो हार्वेस्टिंग मशीन से होता है उसको कंबाइन हार्वेस्टर भी कहते हैं. इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ठीक है, सो या तो मैनुअली, मोस्टली इंडिया में मैनुअली किया जाता है, एंड अगर लैंड एरिया बहुत ही ज़्यादा हो, वास्ट लैंड एरिया हो, तब कंबाइन हार्वेस्टर भी यूज़ किया जाता है. सो इन इंडिया मेनली इट इज़ डन बाय sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. जब ये इसको क्या हम प्रोनाउंस करेंगे, शैफ. ठीक है, जब भी क्रॉप प्रोडक्शन में ग्रेन होते हैं तो वो जैसे ही मैच्योर होते हैं, हम उनको काटने के बाद, जब हार्वेस्ट करने के बाद हमें कैसे मिलता है, शैफ के साथ मिलता है. शैफ मतलब उसका कवरिंग. यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैं जूम करके बताती हूँ, अगर ग्रेन्स हैं, जैसे गेहूँ हैं, उनके ऊपर ऐसी एक कवरिंग लगी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, शैफ, CHAFF. ठीक है, तो ये फॉर्म में हमें मिलता है, एंड इसको हमें क्या करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ग्रेन्स में कन्वर्ट, क्योंकि जितने भी ग्रेन्स हैं जो मैच्योर्ड हैं उनका शैफ हमें निकालना है. ठीक है, शैफ निकाल के प्योर ग्रेन में कन्वर्ट करना है. तो वो जो प्रोसेस जो है इन हार्वेस्टेड क्रॉप, हार्वेस्ट करने के बाद, कटिंग करने के बाद जो ग्रेन्स होते हैं उनको शैफ में से अलग करने का प्रोसेस, द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शैफ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है जिससे हम शैफ को अलग कर सकते हैं. देखो, ये प्रोसेस है थ्रेशिंग. आपने देखा होगा बड़े बड़े फील्ड्स में लोग एक साथ सारे ग्रेन्स के स्टे को बांध कर ज़ोर से उसके अंदर उसको मारते हैं, या तो किसी चीज़ से उसके ऊपर इम्पैक्ट देते हैं ताकि ये शैफ जो है वो जल्दी उसके ऊपर से निकल जाए. ठीक है, मोस्टली इतना मतलब शैफ जो है ग्रेन्स के ऊपर इतना ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होता कि वो ना निकले. बस थोड़ा आप इम्पैक्ट लगाओगे, फोर्स लगाओगे, इट विल रिमूव, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग. नाउ मतलब हार्वेस्ट करने के बाद, हार्वेस्टिंग कटिंग के बाद हम क्या करते हैं, देन थ्रेशिंग करते हैं, एंड थ्रेशिंग के बाद क्या करेंगे, विनोइंग. ठीक है, विनोइंग इज़ अ प्रोसेस वेयर, जैसे कि इस थ्रेश करने पर सारे शैफ निकल जाएंगे ग्रेन में से, एंड उसके बाद हम विनोइंग करेंगे जिसमें से हमें प्योरली ग्रेन मिलेगा. यहाँ पे आप देख सकते हो विनोइंग प्रोसेस.
ठीक है, ये आपने आई थिंक क्लास 7th में भी आपने पढ़ा था, 7th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था विनोइंग। ठीक है, सो एंड ये जो विनोइंग है वो किस मशीन से यूज़ करते हैं? फॉर विनोइंग वी ऑल्सो यूज़ मशीन्स। देखो हैंड मैनुअली ऐसे कर सकते हैं जैसे ये फिगर में दिया है, मैनुअल वर्क विनोइंग जो प्रोसेस है इससे भी कर सकते हैं एंड विनोइंग मशीन से भी कर सकते हैं, जो आप ये देख सकते हो। ठीक है, कोई कोई फार्मर्स के पास उतना ज़्यादा लैंड एरिया नहीं होता, तो वो मतलब बहुत छोटा लैंड एरिया होता है, तो वो मशीन से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शैफ बाय विनोइंग, मतलब वो थ्रेशिंग से ज़्यादा विनोइंग प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि थ्रेशिंग में ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, लेबर वर्क लगता है। विनोइंग में जब अगर आप विनोइंग मशीन यूज़ करो देन इट इज़ वेरी सिंपल एंड टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा एंड बहुत अच्छे से आपका शैफ जो है वो सेपरेट भी हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड, दिस इज़ मतलब क्या, थ्रेशिंग या तो विनोइंग। ठीक है, थ्रेशिंग प्रोसेस या विनोइंग प्रोसेस जो है वो किससे हम कर सकते हैं? इट इज़ ऑल्सो कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंबाइन हार्वेस्टर। कंबाइन मतलब थ्रेशिंग एंड विनोइंग को एक साथ करता है। कभी कभी कटिंग भी करता है, मतलब कटिंग के साथ थ्रेशिंग एंड विनोइंग एक साथ हो जाता है ये मशीन से, कंबाइन हार्वेस्टर से। इसीलिए उसको नाम से ही हम कहते हैं कि कंबाइंड हार्वेस्टर, हार्वेस्टिंग प्लस थ्रेशिंग प्लस विनोइंग। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज कंबाइंड हार्वेस्टर एंड नाउ यू नो व्हाट इज हार्वेस्टिंग। एंड हार्वेस्टिंग के बाद हमें क्या करना होता है? जो ग्रेन्स है उसको शैफ से अलग करने के लिए थ्रेशिंग एंड विनोइंग प्रोसेस करना होता है। एंड ये सब करने के लिए कभी कभी मैनुअल वर्क से भी हम करते हैं। मैनुअल वर्क जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दीज बोथ आर मैनुअल वर्क, थ्रेशिंग एंड विनोइंग के लिए। ठीक है, या तो विनोइंग मशीन से भी कर सकते हैं विच इज़ मोर विच इज़ लेस टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग उसमें कम होता है, जबकि मैनुअल वर्क में लेबर वर्क ज़्यादा होता है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड जितना आप एफर्ट लगाते हो उतना आपको रिजल्ट भी नहीं मिलता उसमें। ठीक है, सो मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द एरियाज विनोइंग मशीन इज़ यूज्ड एंड कंबाइंड हार्वेस्टर इज़ यूज्ड। ठीक है, सो दैट इज़ ऑल अबाउट हार्वेस्टिंग। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट स्टोरेज। द लास्ट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इज स्टोरेज, मतलब पूरा कट कर लिया, जितना मैच्योर हुआ था क्रॉप्स उन सबको कट करके अब हमें क्या करना है? उसमें स्टोर करना है, कहीं ऐसी जगह जाके रखना है जहाँ पे इतने बड़े क्वांटिटी में जो भी क्रॉप्स है वो डैमेज ना हो। ठीक है, दैट इज़ द मेन फोकस। डैमेज नहीं होना चाहिए स्टोरेज प्रोसेस में। अगर डैमेज हो गया तो आपने इतने महीने का 5-6 महीने तक ये जो मैच्योर होने के लिए आपने जितना एफर्ट लगाया था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आपने जो शुरू से किए थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, इरिगेशन, वीडिसाइड्स, ये सब जो आपने फर्टिलाइज़र ये सब डाले थे वो सारा कुछ मतलब इफेक्ट वेन में चला जाएगा, मतलब कुछ इफेक्टिव नहीं होगा। सो इसीलिए स्टोरेज जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज द मेन स्टेप, जहाँ पे आपको बहुत अच्छे से उसको स्टोर करना है ताकि कोई इंसेक्ट या कोई मॉइस्चर या रैट्स कुछ भी उसके अंदर डैमेज ना करे। ठीक है, सो दैट इज़ द स्टोरेज। क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग शुड बी केप्ट सेफ फ्रॉम इंसेक्ट्स, मॉइस्चर, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मॉइस्चर मतलब अगर गीला भी हो जाता है, जैसे रेनी सीजन है या तो कहीं मॉइस्चर कंटेंट है आपने जहाँ पे स्टोर करने के लिए रखा है एंड वो रूम जो रूम पे आपने स्टोर करने के लिए रखा है वो रूम में कहीं कहीं ऐसे है जो पानी के ड्रॉप्स है या तो मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है, एब्जॉर्ब करता है, तो ऐसे जहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है या मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है तब भी क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर एयर सर्कुलेशन अच्छा हो एंड मेक श्योर द क्रॉप्स आर प्योरली ड्राइड, मतलब अच्छे से ड्राइड फॉर्म में ही होना चाहिए। आप मॉइस्चर कंटेंट के साथ रखोगे तब क्रॉप्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, सो द फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोर मॉइस्चर, मतलब जैसे ही आप हार्वेस्ट करते हो क्रॉप्स को, तो मान लो जब भी आप हार्वेस्ट करते हो तो क्रॉप्स में हमेशा एक पानी का कंटेंट रहता है, वो मॉइस्चराइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मेक श्योर यू ड्राई द क्रॉप्स बिफोर यू स्टोर इट। स्टोर करने से पहले आप वो क्रॉप्स को ड्राई करो, ये बहुत ही ज़रूरी है। सनलाइट के नीचे रख के उसको अच्छे से ड्राई करने के बाद ही आप स्टोरिंग में रख सकते हो। ठीक है, द फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोर मॉइस्चर एंड इफ़ दे आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग द क्रॉप्स विल गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
सो दस बिफोर स्टोरिंग द क्रॉप्स शुड बी ड्राइड प्रॉपरली अंडर सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट। ड्राई करना ज़रूरी है ताकि मॉइस्चर कंटेंट बहुत ही कम हो, ठीक है। एंड मॉइस्चर कंटेंट कम होगा मतलब क्रॉप्स भी कम डैमेज होगा। सो दिस विल ऑल्सो सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स एंड पेस्ट। ये जो है ये ड्राई करना, क्रॉप्स को जब हम ड्राई करते हैं तो इससे क्रॉप्स जो है इंसेक्ट से भी बचे हुए रहते हैं एंड पेस्ट, मतलब इंसेक्ट्स एंड पेस्ट मतलब ये जो कॉकरोचेस हैं, कीड़े मकोड़े हैं या तो रैट है, ठीक है, तो उन सब से भी बचे हुए रहते हैं अगर आप अच्छे से ड्राई करके रखो तो, ठीक है। एंड फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन बैग्स एंड मेटालिक बिन्स। मोस्टली क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो ग्रेन्स कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, सैक में, ठीक है, बैग्स या मेटालिक बिन्स में, ठीक है। मेटालिक बिन्स मतलब ये देखो मेटल के बने होते हैं, इसमें भी स्टोर करते रखते हैं या तो सैक में, ठीक है। बिन्स इसमें भी स्टोर करके रखते हैं। सो एक चीज़ मैं बता दूं, कभी कभी फार्मर्स क्या हैं ड्राई करके नीम के पत्ते जो होते हैं ना वो भी डालते हैं, ड्राई नीम के पत्ते भी ये क्रॉप्स के साथ स्टोर, जहाँ पे स्टोर किया जाता है वहाँ पे डाले जाते हैं। वाई? बिकॉज नीम के पत्ते इट एक्ट्स एज अ डिसइंफेक्टेंट। जो इंसेक्ट्स हैं उन वो सब क्या है, नीम के पत्तों के स्मेल से वो पास में आते नहीं हैं। सो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, इट इज़ अ ट्रेडिशनल मेथड टू स्टोर द क्रॉप्स। एक ट्रेडिशनल मेथड है जो आगे यहाँ पे देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम, मतलब होमली जो जहाँ पे कम क्रॉप्स होते हैं वहाँ पे हम नीम के पत्ते भी यूज़ करते हैं ड्राइड फॉर्म में। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स specific chemical treatments and are required to protect them from पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये नीम के पत्ते जो है वो बहुत छोटे अमाउंट में यूज़ होता है, मतलब घर में जो उतना ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी नहीं होता क्रॉप्स का वहाँ पे हम डालते हैं। बट बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे FCI का दिया है विच इज़ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये जो है ये ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, यहाँ पे इतने बड़े बड़े यहाँ पे FCI लिखा है देखो। तो ये जो है इतने बड़े बड़े अमाउंट में जहाँ पे स्टोर होता है वहाँ पे वो नीम के पत्ते डालेंगे इतना ज़्यादा? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पे वो कुछ केमिकल्स यूज़ करेंगे जिससे इन्फेक्टेंट्स जो हैं, सॉरी पेस्ट जो हैं या इंसेक्ट जो हैं वो अटैक ना करे क्रॉप्स को, ठीक है। सो लार्ज क्वांटिटी में जहाँ पे यूज़ होता है दे यूज़ द केमिकल्स टू स्टोर द क्रॉप्स, एंड जहाँ पे लोअर क्वांटिटी में होता है वहाँ पे वो ड्राइड नीम के पत्ते भी यूज़ करते हैं, दे यूज़ ड्राइड नीम लीव्स, ठीक है। एंड ये जो स्टोर करने का तरीका है उसको हम क्या कहते हैं, सिलोस एंड ग्रेनरीज, मतलब बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में जहाँ पे हम क्रॉप्स को स्टोर करके रखते हैं उसको हम सिलोस भी कहते हैं, ग्रैनरीज भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने फिगर्स दिए हैं, फोटोज़ दिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सिलोस SILOS सिलोस, यहाँ पे देख सकते हो मेटालिक सिलोस भी होते हैं, यहाँ पे ये जो कंक्रीटेड है या वुडन है उससे भी बने होते हैं। तो सिलोस ये आप देख सकते हो, सिलोस मतलब बड़े बड़े लंबे टावर जैसे बना के रखते हैं स्टोरेज करने के लिए क्रॉप्स को, ठीक है। एंड ग्रैनरीज वो होते हैं यहाँ पे देखो गोडाउन जैसे बना के वो बोरिया जिसको कहते हैं ना सैक, SAC सैक कहते हैं, उसके अंदर डाल के जैसे आप फिगर में देख सकते हो ये रहा, ठीक है। इसके अंदर ग्रेन्स को फिलअप करके स्टोर किया जाता है बड़े गोडाउन्स में, दे आर कॉल्ड एज ग्रैनरीज, ठीक है। तो हाउएवर द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये स्टोरेज भी आपका हो गया, मतलब हमने सातों सात स्टेप अभी कवर कर लिए हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के। फर्स्ट वन था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, एंड सेकेंड वन था सोइंग, थर्ड वन इरिगेशन, फोर्थ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फिफ्थ वन वीडिसाइड्स जो भी है हमने मतलब रिमूविंग द वीड्स वो वगैरह, सिक्स्थ वन हार्वेस्टिंग, सेवेंथ वन स्टोरेज, ठीक है। तो इतना हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में हमने अच्छे से सातों सात स्टेप कर लिया है। एंड लास्ट टॉपिक इन योर टेक्स्ट बुक इज अबाउट एनिमल हस्बेंड्री। ये भी आपने 7th में थोड़ा किया था, आपको याद होगा सिल्क वर्म के बारे में हमने पढ़ा था, सिल्क मॉथ के बारे में, ठीक है, कैसे सिल्क के कपड़े बनाते हैं, ये सब हमने क्लास 7th में पढ़ा था। तो उसी में आपने एक छोटा सा टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री में भी पढ़ा था। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमल हस्बेंड्री?
देखो फूड जो है हम ह्यूमंस के लिए एनिमल सोर्स भी होता है फूड के लिए, प्लांट सोर्स भी होता है। मतलब वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन में मत गिनना, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन अलग चीज़ है। एनिमल प्रोडक्ट मतलब जो भी फूड आइटम एनिमल्स के हेल्प के थ्रू हमें मिलता है उसको हम एनिमल प्रोडक्ट कहते हैं। जितने भी फूड आइटम्स प्लांट्स के हेल्प से हमें मिलता है उसको हम प्लांट फूड कहते हैं, ठीक है। या तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बताती हूँ, मिल्क है, इट इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट, ठीक है। एंड बटर, चीज़, ये सारे एनिमल प्रोडक्ट में आते हैं। एंड प्लांट प्रोडक्ट में क्या क्या आएंगे? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, फिर कौन कौन से आएंगे? दाल जो ग्रेन्स हैं, वीट है, राइस है, मेज़ है, ये सब प्लांट प्रोडक्ट में आएंगे। तो हमें दोनों तरफ से फूड मिल रहा है, ह्यूमंस को दोनों तरफ से फूड मिल रहा है। तो हमने अभी तक क्या बताया था? एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था जो प्लांट से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर इज कम्प्लीटली द हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट प्रोडक्ट्स, क्रॉप्स है, ग्रेन्स है, उनको हार्वेस्ट करके फूड के आइटम्स के। तो ये एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इट इज़ अ वे टू डेवलप द एनिमल फूड। एनिमल से जो भी हमें फूड मिल रहा है तो उसके लिए हम जो भी जैसे कि एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि फार्मिंग करते हैं, वैसे ही हम एनिमल्स को जैसे देख रेख करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कैटल्स बड़े बड़े कैटल्स बनाए होते हैं जहाँ से हमें मिल्क मिलता है, ठीक है। बड़े बड़े फार्मर्स के घरों में बहुत सारे कैटल्स होंगे एक साथ, गोट होंगे, बफेलोज, ऑक्स, काओ, ये सब होते हैं जिसका दूध भी हमें मिलता है। तो उनको भी संभालना, उनका शेल्टर, उनका फूड, ये सब उनका केयर करना, तभी जाके अच्छा दूध हमें मिलेगा, ठीक है। तो उनकी केयर करने के लिए हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री बाय डेफिनेशन वी कैन से दैट एनिमल्स रियर्ड। व्हाट डू यू मीन बाय रियर्ड? रियर्ड मतलब बहुत अच्छे से केयर करना। एनिमल्स रियर्ड मतलब अच्छे से केयर करना, वो भी लार्ज स्केल बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर्स कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल्स रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर्स कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। इट इज़ द डेफिनेशन फॉर एनिमल हस्बेंड्री। रियर्ड मतलब केयर करना, किस किस चीज़ में केयर करना है? फूड, शेल्टर, मतलब उनका खाना, रहना, ये सब चीज़ों में अच्छे से आप अगर केयर करोगे लार्ज स्केल में, देन यू कैन गेट वेरी गुड क्वालिटी एनिमल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.3। जस्ट सिंपल सा एक्टिविटी है। आपको यहाँ पे एक में फूड आइटम्स लिखना है एंड उसके सोर्सेस लिखने हैं, मतलब वो कहाँ से आपको मिल रहा है वो लिखना है, ठीक है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे मिल्क दे रही हूँ तो सोर्स कहाँ है, मिल्क कहाँ से मिल रहा है आपको? काउ, बफेलो, शीप, गोट एक्सेट्रा। अगर मैं यहाँ पे मीट लिख रही हूँ, मीट, MEAT, मीट, मतलब कहाँ से मिलेगा आपको मीट? एनिमल्स लाइक चिकन, मतलब हैन जो है वो, एंड गोट, ठीक है। तो इन सब से आपको मीट भी मिलेगा, फिश जो है वो। सो ये सब यहाँ पे फूड आइटम्स एंड यहाँ पे सोर्सेस, मतलब इनका कंक्लूजन क्या आ रहा है? एक्चुअली ये कंक्लूड क्या कर रहे हैं? लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे ही प्लांट्स हमें फूड देते हैं वैसे ही एनिमल्स भी हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड देते हैं। सो देयरफॉर एनिमल हस्बेंड्री इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप और भी स्टैंडर्ड 9th में डिटेल में पढ़ोगे एनिमल हस्बेंड्री पे। अभी यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन करना है उसका, और डेफिनेशन क्या है? एनिमल्स रियर्ड ऑन अ लार्ज स्केल बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड एंड शेल्टर एंड वी गिव ऑल्सो केयर, मतलब एक वार्म केयर भी उसको देते हैं जिसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। लास्ट में एक टॉपिक है जो एनिमल हस्बेंड्री से है, एंड स्पेसिफिकली आपको पूरा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है 7 स्टेप्स ये भी करना है। 7 स्टेप के बाद लास्ट एक टॉपिक होगा एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। सो चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर एंड नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रिगार्डिंग द टेक्सचुअल क्वेश्चंस जितने भी है वो डिस्कस कर लेंगे कल, ठीक है। सो टिल देन बाय।